हेलो बच्चों, कैसे आप सब। बच्चों, आज हम पुनः पढ़ेंगे उत्तोलक। इससे पूर्व के एक वीडियो लेक्चर में हमने उत्तोलक का आशय और उत्तोलक के प्रकार समझे थे। उत्तोलक के तीनों प्रकार की गणना किस प्रकार से की जाती है, अर्थात परिचालन उत्तोलक, वित्तीय उत्तोलक और संयुक्त उत्तोलक या मिश्रित उत्तोलक की गणना किस प्रकार से की जाती है, यह हमने पिछले वीडियो लेक्चर में जाना। और एक क्रियात्मक प्रश्न के द्वारा इन तीनों उत्तोलकों की गणना करना भी सीख लिया है। बच्चों, आज के वीडियो लेक्चर में हम पुनः एक और सवाल हल करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि उत्तोलक की गणना विभिन्न सूत्रों के माध्यम से किस प्रकार से की जाती है। तो बच्चों, इस संबंध में सवाल जो है वह इस प्रकार से है कि निम्न सूचनाएं अर्नो मिल्स के वित्तीय विवरणों से गत 2 वर्षों से संबंधित है। तो बच्चों, अगर आपको ध्यान हो, पिछले वीडियो लेक्चर में जो हमने आंकड़े दिए थे वो एक ही वर्ष से संबंधित थे, लेकिन इस प्रश्न में जो हमको वित्तीय विवरणों से गत वर्ष के आंकड़े भी 2 वर्षों के दिए गए हैं। तो बिक्री दी गई है 2020 की 7,50,000, 2021 की 9 लाख। ठीक है, इसमें से घटाया जाता है परिवर्तनशील व्यय को, तो हमको अंशदान प्राप्त हो जाता है। और अंशदान में से स्थायी लागतें घटा देते हैं तो हमें लाभ प्राप्त हो जाता है, जो कहलाता है ब्याज एवं कर के पूर्व का लाभ। ठीक है, और इसमें से ब्याज घटाने के बाद हमें करों से पूर्व का लाभ प्राप्त हो जाता है। बच्चों, यदि इसमें से हम आयकर घटा देंगे या निगम कर घटा देंगे तो हमें कर के उपरांत की आय प्राप्त हो जाएगी। और इसमें से पूर्वाधिकार लाभांश को घटाने के बाद हमको प्राप्त हो जाएगा समतांशधारियों को प्राप्त होने वाली आय। ठीक है, और समतांशधारियों की प्राप्त होने वाली आय में यदि हम अंशों की संख्या का भाग दे देते हैं तो हमें प्रति अंश आय प्राप्त हो जाती है। तो यही जानकारी हमारे प्रश्न में दी गई है। और आगे लिखा है कि दोनों वर्षों के लिए वित्तीय, परिचालन तथा मिश्रित लीवरेज की गणना कीजिए, तथा दोनों वर्षों के परिवर्तनों के आधार पर वित्तीय, परिचालन तथा मिश्रित लीवरेज की आपको मात्रा भी ज्ञात करनी है। अर्थात आपको इस सवाल को दो तरीके से हल करना है। एक तो दिए गए संबंधित वर्ष के आंकड़ों के आधार पर, और दूसरा तरीका है 2 वर्षों की तुलना करके जो परिवर्तन हो रहा है उस परिवर्तन के आधार पर हमें उत्तोलकों की गणना करनी है, अर्थात परिचालन उत्तोलक, वित्तीय उत्तोलक और मिश्रित उत्तोलक की गणना करना है। तो बच्चों, सवाल हम शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या ज्ञात किया जाएगा, ऑपरेटिंग लीवरेज। तो बच्चों, ऑपरेटिंग लीवरेज को हम ओएल भी कह देते हैं, शॉर्ट में ओएल कहा जाता है। क्या फार्मूला होता है इसका, इसका फार्मूला होता है सी अपॉन ईबीआईटी। सी अर्थात है कंट्रीब्यूशन, अंशदान, और अंशदान में यदि हम ईबीआईटी अर्थात अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अर्थात ब्याज एवं कर के पूर्व का शुद्ध लाभ, ठीक है, को यदि हम भाग कर देते हैं तो हमको ऑपरेटिंग लीवरेज प्राप्त हो जाता है। तो बच्चों, हमें प्रश्न में 2 वर्ष दिए गए हैं, 2020 और 2021। तो हम दोनों वर्षों के लिए अलग अलग ऑपरेटिंग लीवरेज की गणना कर लेंगे। तो दोनों वर्षों के आंकड़ों से हम देख लेंगे कि हमें प्रश्न में सी अर्थात कंट्रीब्यूशन कितना दिया गया है। तो बच्चों, यदि आप देखें यहाँ पर अंशदान दिया गया है, अंशदान 2020 के लिए है 4,50,000 का, और 2021 के लिए है 5,40,000 का। ठीक है, और इसमें हमें भाग दे देना है ईबीआईटी का। ईबीआईटी अर्थात ब्याज एवं कर के पूर्व की आय। ठीक है, इसे लाभ भी क्या देते हैं। ठीक है, यह कितना है, 2020 का है 2 लाख और 2021 का है 2,90,000। तो बच्चों, हम इन मानों को सूत्र में रख देते हैं। तो पहले 2020 की गणना कर लेते हैं। तो 2020 में हमको जो
सी था अर्थात कंट्रीब्यूशन था वो 4,50,000 था और EBIT 2 लाख था और इसको हमने हल कर दिया तो हमको प्राप्त हो जाता है 2.2। ठीक है, यह 2.2 गुने में होगा। अब बच्चों 2021 की बात कर लेते हैं। तो 2021 में जो है अंशदान था 5,40,000 का और ब्याज एवं कर के पूर्व की आय थी 2,90,000 की। तो बच्चों हम मान रख देते हैं 5,40,000 भागित 2,90,000 और इसको हल कर देते हैं तो हमें प्राप्त हो जाता है 1.86। तो हमने प्रथम विधि से अर्थात जो फार्मूला होता है C/EBIT, ठीक है, इस फार्मूले की सहायता से हमने दोनों वर्षों का अर्थात 2020 का और 2021 का ऑपरेटिंग लीवरेज ज्ञात कर लिया है। बच्चों अब हम आगे वित्तीय लीवरेज ज्ञात कर लेंगे, फाइनेंशियल लीवरेज। इसको हम FL भी कह देते हैं और FL का जो फार्मूला होता है वह क्या होता है EBIT/EBT अर्थात ब्याज एवं कर के पूर्व का लाभ और इसमें हम भाग कर देते हैं कर के पूर्व के लाभ का, ठीक है, या आय का। तो बच्चों इस प्रश्न को यदि हम दोबारा पढ़ें तो यहाँ पर कुछ खास बात है इस प्रश्न में। क्या है कि पिछले जो प्रश्न था उसमें यहाँ पर जो हमें कर से पूर्व की आय थी अर्थात EBIT पर ही हमारा सवाल समाप्त हो जाता था, लेकिन इस सवाल में हमें और भी जानकारियां दी गई है। क्या दिया गया है, आय कर दिया गया है अर्थात निगम कर दिया गया है, 50% निगम कर लगा है, ठीक है, और जिसके बाद हमारे करोपरांत अर्थात कर के बाद का, ठीक है, लाभ भी दिया गया है, ठीक है, और इसमें से पूर्वाधिकार लाभांश घटाया गया है। क्या घटाया गया बच्चों, पूर्वाधिकार लाभांश। तो बच्चों पिछले वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जो लीवरेज की उपस्थिति है वह दो कारणों से होती है। एक होती है स्थिर लागतों के कारण और दूसरी होती है स्थिर प्रत्याय वाली पूंजी के कारण। अर्थात कुछ पूंजी इस प्रकार की होती है जिस पर हमें स्थिर प्रत्याय या स्थिर रूप से एक लागत आती है। उसमें क्या क्या आता है, एक ब्याज आता है और दूसरा आता है पूर्वाधिकार लाभांश, क्योंकि पूर्वाधिकार लाभांश हमको देना ही होता है अर्थात पूर्वाधिकार अंशधारियों को प्रतिवर्ष एक निश्चित दर से लाभांश दिया जाता है। तो बच्चों इसीलिए इसे हम क्या मानेंगे, स्थिर प्रत्याय मानेंगे। तो स्थिर प्रत्याय कौन कौन से होंगे, ब्याज होगा और पूर्वाधिकार लाभांश होगा। अर्थात ये है कि यहाँ पर जो हम फाइनेंशियल लीवरेज की गणना करेंगे EBT की, इसमें हम क्या लेंगे, कौन सी EBT लेंगे, ब्याज के और पूर्वाधिकार लाभांश के बाद लेकिन कर के पूर्व का, ठीक है, करेंगे हम कर के पूर्व लेकिन ब्याज और पूर्वाधिकार लाभांश के बाद का लाभ लेंगे, ठीक है, कौन सा लाभ लेंगे। तो यहां पर हम अब गणना कर लेते हैं EBT की इस प्रश्न के अनुसार। तो EBT क्या हो जाएगा, हमें EBIT में से, EBIT जो हमें प्रश्न में दिया गया है उसमें से क्या घटा देना है, ब्याज घटा देना है, ठीक है, कर को नहीं घटाना क्योंकि कर के पूर्व है, ठीक है, और क्या घटा देना है हमको, पूर्वाधिकार लाभांश भी घटा देना है, ठीक है। तो पूर्वाधिकार लाभांश जो है वह देखिएगा प्रश्न में कब दिया गया है, कर के बाद दिया गया है, ठीक है ना। अर्थात ये जो पूर्वाधिकार लाभांश है 40,000 और यहाँ पर भी 40,000, ये कब दिया गया है, जब हमने कर का भुगतान कर दिया है अर्थात जितना भी हमको लाभ हुआ था उस पर हमने 50% का कर चुका दिया। यदि हम कर नहीं चुकाते, ठीक है, तो ये लाभांश जो पूर्वाधिकार लाभांश है ये डबल होता, यहाँ 50% है इसलिए डबल होता। तो बच्चों यहाँ पर हमें क्या घटाना पड़ेगा, प्रेफरेंस या डिविडेंड घटाना पड़ेगा आधा। आधा मतलब 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस टैक्स रेट, क्योंकि यहाँ 50% है इसलिए हम आधा बोल रहे हैं, यदि 30% होता तो 70%, ठीक है ना। तो अब हम निकाल लेते हैं, यहाँ पर मान रख देते हैं पहले 2020 के लिए EBIT, 2020 के लिए EBIT कितना दिया है हमको, ब्याज एवं कर के पूर्व का आय 2 लाख है तो हम लिख देते हैं 2 लाख, ठीक है, तो यहाँ हमने लिख दिया 2 लाख। फिर ब्याज कितने का दिया गया है, ब्याज देख लेते हैं, ब्याज दिया गया है
80,000 का, तो लिख दिया हमने यहाँ पर 80,000। प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड कितने का है, तो भैया प्रेफरेंस डिविडेंड है 40,000 का, तो लिख दिया हमने 40,000 और गुणा कर दिया 100 का और भाग कर दिया 100 माइनस 50, क्योंकि यहाँ पर जो निगम कर का है या आय कर है उसकी टैक्स रेट कितनी है 50% है, तो 50% को हमने माइनस कर लिया। ठीक है, इससे ये जो राशि है कौन सी राशि निकल आएगी, एक्चुअल राशि। ठीक है, तो यहाँ हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इसको हल कर लेते हैं। हल करने पर हमको निकल के आता है 40,000, अर्थात हमने क्या किया 2 लाख में से 80,000 घटा दिए और 40,000 में जब 100/100 माइनस 50 का गुणा किया तो ये कितना बचेगा 100/50, और इसको हल किया तो ये डबल हो जाएगा 80, 80 और 80 1,60,000, तो हमने यहाँ प्राप्त हो जाएगा हमको 40,000। ठीक है बच्चों, अब इस प्रकार से हमें 2020 का जो है ईबीटी प्राप्त हो गया है, कितना 40,000। अब हम 2021 का भी याद कर लेते हैं, तो 2021 में हमको ईबीआईटी दिया गया है 2,90,000, इंटरेस्ट 80,000 दिया गया है और प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड फिर से जो दिया गया है वह 40,000 दिया गया है, और इसको हमने हल कर दिया। हल कर दिया तो हमको प्राप्त हो गया 1,30,000। ठीक है, तो 2020 का ईबीटी आया है 40,000 और 2021 का ईबीटी आया है 1,30,000। अब बच्चों हमको क्या कर देना है, फाइनेंशियल लीवरेज के फार्मूले में इन मानों को रख देना है। तो प्रश्न में ईबीआईटी तो हमको दिया ही गया है, ईबीटी हमने अभी ज्ञात कर लिया है, तो अब हम मान रख देते हैं। तो पहले 2020 में जो हमारा ईबीआईटी था तो वो 2 लाख रुपए था, यहीं पर लिख चुके थे हम, और ईबीटी हमने ज्ञात कर लिया है 40,000। इसको हल करने पर हमको प्राप्त हो जाता है 5 गुना, अर्थात जो लीवरेज है फाइनेंशियल लीवरेज 2020 में है वह 5 गुने के बराबर है। अब बात कर लेते हैं 2021 की। 2021 में ईबीआईटी है 2,90,000 और भागित कर देंगे हम 1,30,000। इसको भी हमने हल कर लिया तो हमको प्राप्त हो जाता है 2.23 गुना। तो इस प्रकार से बच्चों हमने ऑपरेटिंग लीवरेज ज्ञात कर लिया है और फाइनेंशियल लीवरेज ज्ञात कर लिया है। अब बच्चों हम कंबाइंड लीवरेज अर्थात संयुक्त लीवरेज ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो संयुक्त लीवरेज ज्ञात कर लेते हैं। कंबाइंड लीवरेज का फार्मूला क्या हो जाएगा, OL इंटू FL, अर्थात यदि हम ऑपरेटिंग लीवरेज का फाइनेंशियल लीवरेज से गुणा कर लेते हैं दोनों का आपस में, तो हमको कंबाइंड लीवरेज ज्ञात हो जाता है। चूंकि हम इस प्रश्न में दोनों ज्ञात कर चुके हैं तो हमें कुछ नहीं करना है, दोनों का मान बस यहाँ रख देना है। तो 2020 के लिए और 2021 के लिए हम दोनों की गणना कर लेंगे। तो 2020 के लिए जो OL था वह कितना था 5 था और FL था 2.5, इसको हल कर दिया तो हमको प्राप्त हो गया 11.25 गुना। इसी प्रकार 2021 का ज्ञात कर लेंगे। तो 2021 में यदि आप देखेंगे तो हमें प्राप्त हुआ था यहाँ पर 1.86 और फाइनेंशियल लीवरेज ज्ञात हुआ था 2.23। तो यहाँ पर हम मान रख देते हैं, तो रख देते हैं 2.23 गुणा 1.86 और इसको हल कर देंगे तो हमको प्राप्त हो गया 4.15 गुना, अर्थात हमने तीनों लीवरेज ज्ञात कर लिए हैं। ऑपरेटिंग लीवरेज, ठीक है, ऑपरेटिंग लीवरेज इस प्रकार से आए हैं 2020 के 2.25 और 2021 के 1.86। फाइनेंशियल लीवरेज आए हैं 2020 के लिए 5 गुना और 2021 के लिए 2.23, और इसी प्रकार से हमने कंबाइंड लीवरेज दोनों का गुणा करके ज्ञात कर लिया। तो 2020 का आया 11.25 और 2021 के लिए आया 4.15। बच्चों यह जो प्रश्न था हमको यह कह रहा था कि हमको तीनों लीवरेज ज्ञात करने हैं, लेकिन एक और आधार पर ज्ञात करने हैं, दोनों वर्षों के परिवर्तनों के आधार पर। तो बच्चों अब हम दोनों वर्षों में होने वाले परिवर्तनों के आधार पर लीवरेज ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ ऑपरेटिंग फाइनेंशियल एंड कंबाइंड लीवरेज ऑन द बेसिस ऑफ चेंज बिटवीन 2 ईयर। दोनों वर्षों के जो चेंजेस हो रहे हैं, जो परिवर्तन हो रहे हैं, उनके आधार पर हम ऑपरेटिंग लीवरेज की, फाइनेंशियल लीवरेज की और कंबाइंड लीवरेज की गणना करेंगे। तो बच्चों
परिवर्तन के आधार पर जो ऑपरेटिंग लीवरेज का फार्मूला है वो इस प्रकार से है, OL बराबर होता है परसेंटेज चेंज इन EBIT डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स, अर्थात जो EBIT में उसमें कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ है उसमें हम भाग कर देते हैं विक्रय में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ है, तो हमको OL ज्ञात हो जाता है। ठीक है, और इसी प्रकार से फाइनेंशियल लीवरेज का फार्मूला क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन EPS बटा परसेंटेज चेंज इन EBIT। यहाँ पर जो परसेंटेज चेंज इन EPS है, चूंकि इस प्रश्न में EPS दिया गया है इसीलिए मैंने ये फार्मूला लिखा है, इसकी जगह आप परसेंटेज चेंज इन EBT भी उपयोग कर सकते हैं, परसेंटेज चेंज इन EBT। ठीक है, EPS की जगह EBT का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, दोनों के आंसर एक से ही आते हैं, कोई चेंज नहीं होता है। ठीक है, और कंबाइंड लीवरेज का फार्मूला क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन EPS डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स, अर्थात विक्रय में परिवर्तन का भाग दे देंगे हम किसमें, प्रति शेयर होने वाले अर्निंग में, प्रति अंश जो आय है उसमें हम भाग कर देते हैं विक्रय में परिवर्तन का। तो बच्चों इन तीनों फार्मूले हमने लिख लिए हैं, तो हमें यहाँ पर किस किस की जरूरत है, परसेंटेज चेंज इन सेल्स की जरूरत है, परसेंटेज चेंज इन EBIT की जरूरत है और परसेंटेज चेंज इन EPS की जरूरत है। अगर हम ये तीन मान ज्ञात कर लेते हैं तो इन फार्मूलों में हम मान रख करके ये तीनों लीवरेज ज्ञात कर सकते हैं। तो बच्चों अब हम यहाँ पर सबसे पहले परसेंटेज चेंज इन सेल्स को ज्ञात कर लेते हैं। तो परसेंटेज चेंज इन सेल्स देख लेते हैं बच्चों। प्रश्न में अगर हम देखें बिक्री में कितने का परिवर्तन हो रहा है, ये देखिएगा 7,50,000 का जो विक्रय था बढ़कर हो गया है 9 लाख का, तो यहाँ पर 1,50,000 की वृद्धि हो रही है। ठीक है, क्या हो रही है, 1,50,000 की वृद्धि हो रही है। कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, 1,50,000 में हम भाग कर देंगे 7,50,000 का, क्योंकि बेसिस क्या है 7,50,000 है, आधार वर्ष लेंगे हम नीचे। ठीक है, और गुणा 100 कर देंगे तो हमें परसेंटेज चेंज इन सेल्स ज्ञात हो जाएगा, अर्थात चेंज इन सेल्स डिवाइडेड बाय सेल्स इन 2020 गुणा 100। तो चेंज कितने का आया है, 9 लाख माइनस 7,50,000 भागे 7,50,000 गुणा 100, और इसको हल कर दिया तो 1,50,000 बटे 7,50,000 गुणा 100, और इसको हल कर दिया तो आ गया 20%, अर्थात विक्रय में 20% का परिवर्तन आया है। अब बच्चों हम निकाल देते हैं परसेंटेज चेंज इन EBIT। तो देख लेते हैं बच्चों प्रश्न में, EBIT ब्याज एवं कर के पूर्व की आय कितनी थी, 2 लाख की, और बढ़कर कितनी हो गई, 2,90,000 की। तो यहाँ पर जितना चेंज हो रहा है तो हम ले लेंगे चेंज और बटा ले लेंगे आधार वर्ष, अर्थात 2020 की EBIT को। तो फार्मूला बन जाएगा हमारा चेंज इन EBIT बटे EBIT इन 2020 गुणा 100। तो चेंज इन EBIT कितने का हुआ है, 2,90,000 माइनस 2 लाख बटे 2 लाख गुणा 100। तो 2,90,000 में से 2 लाख घटा दिए तो आ गए 90,000 बटा 2 लाख गुणा 100, और हल कर दिया तो आ गया ये 45%, 45% का परिवर्तन है EBIT में। अब बच्चों हमको ज्ञात कर लेना है परसेंटेज चेंज इन EPS, अर्निंग पर शेयर में कितना चेंज हो रहा है। तो बच्चों इसका क्या फार्मूला होगा, चेंज इन EPS बटा EPS इन 2020। तो बच्चों देख लेते हैं प्रश्न में कि चेंज इन EPS कितना हो रहा है। तो बच्चों चलते हैं हम सवाल पर, सवाल में देखिएगा EPS अर्निंग पर शेयर कितना था, 1 रुपये था, बढ़कर कितना हो गया 3.25। ठीक है, तो यहाँ पर कितने की वृद्धि हो रही है वह निकाल लेंगे हम और भागित कर देंगे 2020 की EPS का। तो हमारा फार्मूला जो है उसमें हम मान रख देते हैं चेंज इन EPS कितना हो जाएगा 3.25 माइनस 1 बटा 1 गुणा 100, और इसको हल कर दिया हमने तो हमको प्राप्त हो गया 225% का परिवर्तन। ठीक है, तो हमने तीनों के परिवर्तन ज्ञात कर लिए हैं। तो चेंज इन सेल्स आया है 20%, चेंज इन EBIT आया है 45% और परसेंटेज चेंज इन EPS आया है 225।
25%। अब बच्चों हम आगे सवाल में मान रख देंगे। तो सबसे पहले हम ऑपरेटिंग लीवरेज याद कर लेते हैं। तो परसेंटेज चेंज EBIT बटे परसेंटेज इन सेल्स। तो EBIT में कितने का परिवर्तन हुआ है? 45 का, ठीक है, और सेल्स में हुआ है 20% का। तो मान रख दिया और हल कर दिया तो हमको प्राप्त हो गया 2.25 गुना। अब हम याद कर लेते हैं फाइनेंशियल लीवरेज। तो फार्मूला क्या होता है? चेंज इन EPS बटा चेंज इन EBIT। परसेंटेज में है तो हमने ज्ञात कर लिया है। EPS में कितने का परिवर्तन था? 225% का, और EBIT में कितने का था? 45 का। तो मान रख दिया हमने, ठीक है, और हल कर दिया तो ये आ गया 5 गुना। अब बच्चों हमको निकालना है कंबाइंड लीवरेज। तो कंबाइंड लीवरेज का फार्मूला आपको याद है, आपको सिर्फ मान रख देना है। तो EPS में कितने का परिवर्तन है? 225 का, बटा सेल्स में कितने का परिवर्तन है? 20 का, और ये आ जाता है 11.25%। तो बच्चों इस प्रकार से इस सवाल को हमने जो परिवर्तनों के आधार पर भी लीवरेज की गणना की जाती है वह देख लिया है, और सिंपली जो फार्मूले होते हैं उनसे भी हमने तीनों लीवरेज की गणना करना देख लिया है। ऑपरेटिंग लीवरेज, फाइनेंशियल लीवरेज और कंबाइंड लीवरेज। ये जो चेंज के आधार पर लीवरेज आए हैं, ये जो है सामान्य तौर पर जो हमने लीवरेज की गणना की थी प्रथम वर्ष के लिए 2020 के लिए, वही आए होंगे। ठीक है, जहां चाहे तो आप देख सकते हो। ठीक है, ये देखिए कितना आया था कंबाइंड लीवरेज, ये आया था आपका 11.25, यही अब अपने अभी निकाला है हमने। ठीक है, और यहाँ पर देखिएगा 2020 में ये ऑपरेटिंग लीवरेज आया था 2.25, और यहाँ पर फाइनेंशियल लीवरेज आया था 5। तो यही आपका यहाँ पर भी आया हुआ है एंड में। ठीक है,